गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सेकेंड ईयर के फर्स्ट पार्ट में हमारा टॉपिक चल रहा था मोहम्मद बिन तुगलक की गृह नीति के अंतर्गत विभिन्न जो योजनाएं उसके द्वारा बनाई गई थी उस योजनाओं के कारण पर हमने चर्चा की थी। आज हम उन्हीं योजनाओं की विफलता के कारणों को एक इस डायग्राम के माध्यम से पढ़ेंगे। बहुत ही संक्षिप्त रूप में ये एक डायग्राम है जिसके माध्यम से आप विस्तृत रूप से इसको समझ सकते हैं। और मैं जैसा क्लास में भी आप लोगों को बताती रही थी, हिस्ट्री बहुत लेंदी सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल है, और उसको किस तरह से तैयार करें इसके बहुत से मेथड्स होते हैं जो मैं समय समय पर आपको क्लास में भी बताती रही हूँ। और आज पुनः इस ऑनलाइन क्लासेस में भी मैं आपको वही तरीका एक बार पुनः प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो आप देखिए, हेडिंग डालेंगे गृह नीति के अंतर्गत योजनाएं जो बनाई गई थी उनकी विफलता के कारण। आप ये ग्राफ या एक डायग्राम बनाएंगे। इसमें सबसे पहले राजस्व व्यवस्था जो पॉइंट था वो लिखेंगे, फिर दूसरा दोआब में कर वृद्धि, देन थर्ड राजधानी परिवर्तन, एंड द फोर्थ इज सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। ये हमने पूरा डिटेल में पॉइंट वाइज पढ़ करके उसको एक्सप्लेन किया था। तो सर्वप्रथम हम लेते हैं राजस्व व्यवस्था। इसमें आप देखिए, राजस्व व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। आप सभी जानते हैं राज्य की आय के स्रोतों को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, राज्य की आर्थिक स्थिति किस तरह से सुधारी जाए। यदि हम इस बात पर दृष्टिपात करें, दृष्टि डालें, तो हर राज्य के लिए आवश्यक होता है अपनी राज्य व्यवस्था को सॉलिड करना। तो उसी के तहत ये योजना उसने बनाई गई थी उसके द्वारा। इसमें आप इसकी विफलता के कारण देखें तो सर्वप्रथम आप देखिएगा अधिकारियों का भ्रष्ट होना। अब जैसे इस राजस्व व्यवस्था का जो महत्वपूर्ण अधिकारी था दीवान वजारत, आप देखिए किसी भी महत्वपूर्ण पद पर, चाहे हम वर्तमान में देखें चाहे हम पूर्व काल में देखें, यदि विभाग और उससे जुड़े हुए अधिकारी अपने कार्यों को बाईमानदारी निभाएंगे तो निश्चित रूप से राज्य और देश तरक्की करता है। दुर्भाग्य ये था कि जहां एक और मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजस्व व्यवस्था में सुधार के हर एक संभव प्रयास किए गए, निश्चित योजनाओं का निर्माण किया गया, वहीं ये महत्वपूर्ण अधिकारी और इसके जो कलीग्स थे, जो इसके अधीनस्थ अधिकारी थे, उनके द्वारा ईमानदारी से अपने उत्तरदायित्वों का पालन नहीं किया गया। यही कारण है इन अधिकारियों के सहयोग के कारण जो राजस्व व्यवस्था में सुधार संबंधी जो बातें रखी गई थी उसमें पूरी तरह से 100% रिजल्ट्स नहीं मिल पाए। जैसे आप देखिए, जो कृषि विभाग, कृषि के क्षेत्र में सुधार लाने के उद्देश्य से अमीर कोही विभाग स्थापित किया गया था, वो एक अच्छा प्रयोग था मोहम्मद बिन तुगलक का। यदि अधिकारी उसे सुचारू रूप से चलाते, सुचारू रूप से नियमों का पालन करते, तो निश्चित रूप से राज्य की आय में वृद्धि होती। अमीर कोई विभाग के अधिकारी भी इसी प्रकार से दीवान वजारत के माफिक अपने उत्तरदायित्वों का पूर्णतः ईमानदारी से निर्वाह न कर पाए, और यही कारण है मोहम्मद बिन तुगलक के जो योजनाएं थी उन योजनाओं में उसे 100% सफलता नहीं मिल पाई। जो टारगेट उसने रखा था राज्य की आय में बढ़ोतरी का, किसानों को समय समय पर सहायता देकर के कृषि उत्पादन में विस्तार करने का, कृषि उत्पादन में वृद्धि करने का, उसमें उसे सफलता प्राप्त नहीं हो पाई थी। तो हम इसे जब हम परिणाम देखें या विफलता के कारण देखें तो हम देखेंगे निश्चित रूप से ये जो योजना थी वो उसके एक बुद्धिमानी का परिचायक थी, लेकिन अधिकारियों का पूर्ण सहयोग न मिल पाने के कारण उसे असफलता का सामना करना पड़ा। फिर दूसरी जो योजना थी दोआब में कर वृद्धि की। कर वृद्धि का जो प्रश्न है उस पर विभिन्न इतिहासकारों में मतभेद है कि सर्वप्रथम ये प्रश्न उत्पन्न हुआ था कि कर वृद्धि कितनी रखी जाए। अब उसमें आप देखिए, जो कर वृद्धि की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, बरनी के अनुसार वो 10 से 20 गुना थी। वहीं याहिया के अनुसार
इस कर वृद्धि में चराई और घरई कर जो थे वो भी इंक्लूड कर दिए गए थे। फिर जिस समय ये योजना लागू की गई थी दोआब के क्षेत्र में, उस समय परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। तो आप देखिए, पहले तो ये जो असमंजस की स्थिति थी कि कितना % टैक्स में बढ़ोतरी की जाए, वो क्लियर नहीं थी। एंड सेकेंडली हम देखें, जो परिस्थितियां थी वो अनुकूल नहीं थी। परिस्थितियां किस रूप में अनुकूल नहीं थी? मैंने आपको पूर्व में जैसा बताया था, दोआब का क्षेत्र उपजाऊपन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, भरपूर मात्रा में उत्पादन होता था। लेकिन यहाँ भी शायद मोहम्मद बिन तुगलक का दुर्भाग्य था, जिस वर्ष उसने यहाँ दोआब के क्षेत्र में कर वृद्धि की थी, दुर्भाग्यवश इसी समय यहाँ अकाल पड़ गया था। अकाल का पड़ना और ऐसी स्थिति में कर वृद्धि करना, वो निश्चित रूप से उसके दुर्भाग्य का परिणाम था। लेकिन वास्तविकता में यदि हम जाएं, इसकी सूचना उसके अधिकारियों द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक को नहीं दी गई थी। जब मोहम्मद बिन तुगलक इस बात से अनभिज्ञ था कि वहां पर अकाल पड़ा है या नहीं, तो उसने वहां पर इस कर वृद्धि को लागू कर दिया। और साथ ही साथ आप देखिएगा, जिस समय किसान अकाल को झेल रहे थे, जब ये कर वृद्धि हुई, तो यहाँ पर जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे, उन अधिकारियों द्वारा बड़ी कठोरता की नीति का पालन किया गया था। यानी किसानों से उदारता की नीति अपनाए जाने के स्थान पर उनके साथ सख्ती का बर्ताव किया गया और इस बढ़ी हुई कर वृद्धि को कठोरता के साथ प्राप्त करने के प्रयास किए गए। स्वाभाविक है, ऐसी स्थिति में जो इस क्षेत्र के किसान थे, उनमें असंतोष की भावना उत्पन्न हुई और उन्होंने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध विद्रोह का झंडा अपने हाथ में उठा लिया। तो अकाल पड़ना अनुकूल परिस्थितियों का न होना इसका कारण माना जा सकता है। इस वजह से ये जो महत्वपूर्ण योजना थी, ये भी उसकी विफल रही। देखिए, यदि हम उसके योजना निर्माण की दृष्टि से देखें, तो ये योजना भी उसकी बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि दोआब का एक क्षेत्र ही ऐसा क्षेत्र माना जा सकता है जहां पर कर वृद्धि करके राज्य की आय में वृद्धि की जा सकती थी। और निश्चित रूप से उसने इसको चुना और यहाँ पर कर वृद्धि की। लेकिन दुर्भाग्य वही अधिकारियों का पूर्ण सहयोग न होना और उसका उस क्षेत्र विशेष में अकाल पड़ जाना। अगला जो पॉइंट है हमारा, राजधानी परिवर्तन। अब आप देखिए, राजधानी परिवर्तन भी जैसा हमने पढ़ा था कि भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था और निरंतर मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे। तो उस दृष्टि से यदि देखें, अपनी राजधानी को बचाने के उद्देश्य से, अपने जानमाल की रक्षा के लिए, प्रजा की सुरक्षा की दृष्टि से देखें, तो उसका ये जो डिसीजन था, ये जो उसकी योजना थी, ये भी बहुत अच्छी थी। लेकिन यहाँ भी उसका दुर्भाग्य जो था वो उसका बार बार सामने आ रहा था और कुछ जो योजना की क्रियान्विति थी वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हुई थी। अब इसमें हम देखें, जो विफलता के कारण थे, देवगिरी या दौलताबाद का दूरस्थ स्थित होना। दिल्ली से यदि देवगिरी की दूरी देखी जाए तो वो 700 मील दूरी पर स्थित है। अब ऐसी स्थिति में उसको क्या करना चाहिए था? जैसा भी मैंने आपको बताया कि योजना निश्चित रूप से अच्छी थी, लेकिन उसकी क्रियान्विति का जो तरीका था वो गलत था। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या चाहिए था कि इसकी क्रियान्विति के समय उसे जितने महत्वपूर्ण प्रशासनिक विभाग थे और उनके अधिकारियों को ही यहाँ शिफ्ट किया जाना चाहिए था। लेकिन उसने सारी प्रजा को देवगिरी चलने का आदेश प्रसारित कर दिया। इब्न बतूता ने लिखा है कि सुल्तान के द्वारा सारी प्रजा को वहां जाने का आदेश दिया गया। आप देखिए, एक लंगड़ा और एक अंधा व्यक्ति भी दिल्ली में नहीं रुक सकता था। पूरी प्रजा एक बड़े काफिले के साथ अपने पशुओं और मवेशियों के साथ दिल्ली से प्रस्थान कर गई। कई इतिहासकारों ने जब विवरण प्रस्तुत किया है
तो उसमें लिखा है कि पूरी दिल्ली जो थी वो खाली हो गई, यानी दिल्ली सूनी हो गई थी। अब जब इतने बड़े काफिले को साथ लेकर के वो यहाँ चला तो स्वाभाविक है इतने लोगों को दूर जाके स्थापित करना, मार्ग में ही काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ा, भोजन पानी की अव्यवस्था उत्पन्न हो गई और ऐसी स्थिति में वापस दिल्ली लौटने का आदेश मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अपनी इस प्रजा को देना पड़ा। लास्ट हम देखते हैं सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। जैसा कि आपको बताया था कि इस समय में चांदी और तांबे आदि जो थे इनका अभाव उत्पन्न हो गया था और इसी कारण मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इस महत्वपूर्ण योजना का निर्माण किया गया था। लेकिन यहाँ भी क्रियान्विति जो थी वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई थी। अधिकारियों द्वारा सुल्तान को सहयोग नहीं दिया गया था, अधिकारी स्वयं भ्रष्ट हो चले थे। और आप इसमें देखिएगा जो इतिहासकार बर्नी उसने इसका पूरा आरोप हिंदू जनता पर लगाया है। वो किस रूप में लगाया है कि हिंदुओं ने घर घर में टकसाल खोल ली थी और ऐसी स्थिति में जो जाली मुद्रा थी वो मार्केट में उतार दी गई थी। तो स्वाभाविक है कि जब सुल्तान को इसका पता चला तो तुरंत उसने अपनी इस योजना को बंद करने का आदेश दिया और यह आदेश पारित कराया कि जितनी जाली मुद्रा है उसको सरकारी कोष में या राजकोष में जमा कराया जाए और उसकी उतनी ही मूल्य के जो मुद्रा थी उसको उस व्यक्ति को दिया जाता था जिसने जाली मुद्रा राजकोष में जमा कराई है। तो जहाँ ये योजना बहुत अच्छी हो सकती थी, समयानुकूल हो सकती थी, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों के कारण और योजना को सही ढंग से क्रियान्वित न करने के कारण मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी इस योजना में भी हानि उठानी पड़ी थी। तो एक बहुत ही ये शॉर्ट तरीके से मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बना करके इसे क्लियर करने का एक नया तरीका पुनः आपको बताया है, जैसा क्लास में बताया था। उम्मीद है आप लोग इस तरीके से अपने इस आंसर को तैयार करेंगे। आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में पुनः मोहम्मद बिन तुगलक की विदेश नीति के अंतर्गत अध्ययन करने के लिए हम साथ रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को।